हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपकी क्लास में एक बार फिर से। ये हमारा पार्ट नंबर 4 रहेगा कूलाम लॉ की सीरीज का। पार्ट नंबर 4, इसमें आज अपन पढ़ने वाले हैं सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। मीन्स सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स अपन क्या पढ़ते हैं, हमने अभी पढ़ा कूलम्स लॉ में कि भाई हमारे पास दो चार्जेस हुआ करते थे Q1 एंड Q2, और उन दोनों के बीच में आपस में इंटरेक्शन होता था जिससे अपने को फोर्स निकालना होता था। मान लो हमारे पास आज एग्जांपल लेते हैं कि सिस्टम है मेरे पास। एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3, एक चार्ज होगा भाई Q4, कहीं चार्ज होगा Q5, है ना। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस हैं। मान लो ये चार्जेस कितने हैं, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, चार्जेस यहाँ पे है Qnth चार्ज। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है हमसे, देखो हम निकालेंगे चार्ज एट Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। चार्ज एट Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, अपन मान रहे हैं कि सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं तो फोर्स और रिपल्सन लगेगा। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसी क्या लॉन्ग होगी, लेकिन यहाँ जाएगा ये फोर्स। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, F वेक्टर F12। सही है। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। सही है। अब Q1 पे लगने वाला चार्ज Q3 की वजह से कितना होगा, लाइन ज्वाइनिंग टू बोथ चार्जेस, इसी के डायरेक्शन में कहीं होगा। तो ये फोर्स क्या होगा, F13 मीन्स फोर्स ड्यू टू फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज Q3। इसी तरीके से Q4 से चार्ज कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से। क्या लिखेंगे इसको, F वेक्टर 14। ठीक है। Q5 से देखते हैं, इस लाइन में जाएगा, ये होगा F15 और ये वेक्टर। ऐसे ही जितने भी सारे चार्जेस होंगे सबकी वजह से एक फोर्स वेक्टर निकलेगा। ये nth की वजह से निकाल लेते हैं भाई, ये रहा, इसके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन और इसके अपोजिट में एक फोर्स लगेगा F1n। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Qn। ये रहा हमारे पास Qn। तो अब देखो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि Q1 जो चार्ज था हमारे पूरे सिस्टम में उस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है। अगर हमने ये निकाल लिया तो उसी को अपन कहते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस। सुपर पोजिशन का मतलब होता है किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना। ठीक है। हमको निकालना है फोर्स ऑन चार्ज 1। ठीक है। अब देखो फोर्स ऑन चार्ज 1, अब देखो चार्ज Q1 पे Q1 की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा। फिर से सुनो, चार्ज Q1 पे Q1 की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा। पहला फोर्स कौन सा लग रहा है, चार्ज Q2 की वजह से, वो कितना आ रहा है F12। ठीक है। प्लस Q3 की वजह से F13, Q4 की वजह से F14, ऐसे ही Q5 की वजह से F15, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे जितने चार्जेस होंगे। और लास्ट चार्ज हमारा क्या था, F1n। ठीक है। ये जो निकल रहा है ये है सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू रेस्ट ऑफ द चार्जेस इन द सिस्टम। सुपर पोजिशन हमसे ये कहता है कि भाई दो वेक्टर के बीच में या दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स तीसरे चार्ज की प्रेजेंस से इफेक्ट नहीं करता। जब हम चार्ज की बात कर रहे हैं Q1 और Q2 की, तो Q1 और Q2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो इतना है। अब ये फोर्स Q3 और बाकी के जो चार्जेस हैं प्रेजेंट, उनकी वजह से ये चेंज नहीं होगा। अगर हम इन दोनों चार्ज को किसी अलग सिस्टम में रखते तब जो फोर्स आता और अभी जो फोर्स आ रहा है दोनों बराबर हैं। तीसरे किसी चार्ज की प्रेजेंस के होने से इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ये कौन कहता है? ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ठीक है, अगर हम बात तुमसे कहें कि भाई हमको बता दो कि भाई F2 पर नेट फोर्स कितना लगेगा, है ना, तो F2 पर जो नेट फोर्स लगेगा, जाहिर सी बात है F21 होगा एक कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। और मैंने बताया था कि जिस चार्ज पे अपन फोर्स निकाल रहे होते हैं उस चार्ज पे खुद की वजह से कोई फोर्स नहीं लगती, तो यहाँ पे F22 नहीं आएगा। बात समझ आ रही है? F22 ना आकर क्या आएगा? F23। और ये वेक्टर का साइन लगता रहेगा। यू क्या है? ये चल रहा है हमारा वेक्टर सम। वेक्टर सम का मतलब क्या होता है? ऐड विद साइन, ऐड विद डायरेक्शन। एल्जेब्रिक सम में होता है ऐड विद साइन, वेक्टर सम में क्या होता है? ऐड विद डायरेक्शन। ये भरा मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्शन भी लेंगे, कंसिडर करेंगे। हम बात कर रहे थे F2। F2 इक्वल टू क्या होगा? F21 वेक्टर, F23 वेक्टर प्लस F24 वेक्टर प्लस F25 वेक्टर एंड सो ऑन। कब तक? जब तक हमारा लास्ट चार्ज हमको नहीं मिल जाता। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस कंसेप्ट का कंक्लूजन यही है कि भाई द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। बस ये इसका कंक्लूजन है, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा एक नेक्स्ट कंसेप्ट है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप कंसेप्ट है। इसको हम क्वेश्चन मान लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? डिस्टिंक्शन बिटवीन मास एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। कि भाई मास में और इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या डिफरेंस है? हम यहाँ लिखते हैं मास, यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहला डिफरेंस, मास का कंसेप्ट जब हमने पहली बार मास पढ़ा था तब हमने पढ़ा था क्लास 9th में इनर्शिया क्या होता है ना। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, लिख सकते हैं मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास हमारा इनर्शिया को नापने में काम में आता है। भाई जिसका मास ज़्यादा उसमें इनर्शिया ज़्यादा, और जिसका मास कम उसमें इनर्शिया कम। बट इलेक्ट्रॉन के केस में इनर्शिया सा कोई कंसेप्ट नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डज नॉट मेजर द इनर्शिया इन द इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? कि इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट मेजर द इनर्शिया इन द इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो इसका इनर्शिया से कोई मतलब नहीं होता। इनर्शिया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इनर्शिया। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस देख लेते हैं। हमने ये देखा कि मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। कभी अपन ने मास नेगेटिव नहीं देखा। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज अभी अपन पढ़ के आए हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं कि भाई क्या दोनों में डिफरेंस है। अभी तक अपन पढ़ के आए थे कि मास कंजर्व रहता है। जैसे अपन ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है ना। तो यहाँ पर एक डिफरेंस आता है कि मास इज नॉट कंजर्व्ड। लेकिन सर अपन पढ़ के आ रहे हैं कि केमिस्ट्री में पढ़ के आते हैं कि भाई जो अपन लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। तो जितनी भी रिएक्शन होती है केमिस्ट्री में, हर एक रिएक्शन में मास कंजर्व नहीं रहता। एक इस तरह की रिएक्शन होती है, इसका नाम होता है न्यूक्लियर रिएक्शन। ये शायद अपन ने अभी नहीं पढ़ी, इसलिए अपने को नहीं पता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है? मास चेंज हो जाता है, अभी आपको बताते हैं। लेकिन थर्ड प्रॉपर्टी, अपन इसकी प्रॉपर्टी पढ़ के आए, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये क्या है? कंजर्व्ड इन नेचर, है ना, कंजर्व्ड इन नेचर। हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी। न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन,
पेयर प्रोडक्शन एंड एनिहिलेशन, है ना। ये तीनों क्या दिखाती हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मास इज नॉट कंजर्व्ड। अपन ने पढ़ रखा होगा कि भैया आइंस्टाइन आए थे तो उन्होंने कहा था E इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये अभी आपने सुना होगा। तो यहाँ पे जो डेल्टा एम लिखा है ना, ये क्या है? चेंज मास है। और ये कब काम में आता है? ये आता है हमारे केवल न्यूक्लियर रिएक्शन में। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है? हमारे पास कुछ कंटेंट होता है, आफ्टर एक्सप्लोजन सारा का सारा मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ना। अगर हम इसकी रिएक्शन लिखेंगे तो लेफ्ट साइड पे हमको लिखना पड़ेगा मास और राइट साइड पे हमको लिखना पड़ेगा एनर्जी। सारा का सारा मास एनर्जी में कन्वर्ट होने के कारण मास कंजर्व नहीं रहता। आई होप आपको ये 3 डिफरेंस समझ में आए होंगे। डिफरेंस नंबर 4। फोर्थ डिफरेंस क्या है कि अपन अभी पढ़ के आए क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन मीन्स कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज का सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटा कंपोनेंट, जिसको अपन नाम दिया था फंडामेंटल चार्ज या बेसिक चार्ज या फिर एलिमेंट्री चार्ज, जिसको हम अंडर कंजर्वेशन लें, अंडर स्टडी लें, उसको अपन क्या कहा? उसको अपन ने कहा कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। सबसे छोटा इलेक्ट्रिक चार्ज जो पॉसिबल है वो इलेक्ट्रॉन है अपनी स्टडी के लिए, ठीक है। मास का क्वांटम अभी तक नॉन नहीं है ना। क्वांटम ऑफ मास क्या लिखेंगे? हमको अभी तक ये नहीं पता चला कि सबसे छोटा मास, सबसे छोटे मास का जो ऑब्जेक्ट होगा उसका मास कितना होगा, है ना। तो क्वांटम ऑफ मास इज येट अननोन, येट नॉट नॉन या अननोन। इतना समझ में आया। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटम इज नॉन। क्वांटम ऑफ चार्ज इज व्हाट? एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज। और जो अपन ने क्या माना था? स्मॉल ई, जिसकी अपने को वैल्यू पता है। लास्ट डिफरेंस आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि भाई हमने मास लिया, है ना। हमने मास को वेलोसिटी ऑफ लाइट से भगा दिया, है ना। जब हमने कोई मास को वेलोसिटी ऑफ लाइट से भगा दिया तो उसमें क्या होता है कि मास इंक्रीज करने लगता है। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। अगर हम उसको स्पीड ऑफ लाइट से भगा दें तो, जैसे मानते हैं मास इज वेरिएंट, लिख सकते हैं मास इज वेरिएंट। अब वेरिएंट है तो भाई हमको कोई सबूत देना पड़ेगा कि भाई हम कैसे कह रहे हैं। तो अपन ने ये पढ़ा होगा m इक्वल टू m नॉट डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। अब ये मास किसने दिया था? ये मास भी हमको किसने दिया था? आइंस्टाइन ने दिया था। आइंस्टाइन ने कहा ये है हमारा रेस्ट मास, ये है हमारा मास हैविंग वेलोसिटी, वेलोसिटी विद कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये हमारा मास क्या करता है? इंक्रीज करता जाता है। इसको हम कह सकते हैं काइनेटिक मास। काइनेटिक मास, ये हमारा मास कौन सा है? काइनेटिक मास। ये हमारा रेस्ट मास। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक चार्ज में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट। ये हमारे बेसिक 5 डिफरेंस हो गए। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो अपन 2 डिफरेंस लिख सकते हैं, बेसिक जो शुरुआत के थे। और अगर ये 5 नंबर में आता है तो हम यही 5 डिफरेंस लिखेंगे, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन करके। एक्सप्लेन करने का मतलब ये क्वेश्चन लिख देंगे, बाकी सारी चीजें थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं। अगर आप इतना भी लिखेंगे तब भी आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। एक और डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स and electrostatic force कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स जो अपन पढ़ के आए 11th क्लास में और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमने अभी पढ़ा है, इसमें डिफरेंस क्या है?
डिफरेंस के दूर तौर पे अपन देख लेते हैं सबसे पहले सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज क्या क्या है? सबसे पहली सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों के दोनों फोर्स डिस्टेंस को इस रूल से फॉलो करते हैं कि भैया फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये चीज क्या है, दोनों में कॉमन है। दूसरी चीज दोनों में क्या कॉमन है कि भाई दोनों के दोनों कैसे फोर्सेस हैं? सेंट्रल फोर्सेस हैं। ये फोर्सेस लगते कहाँ हैं? सेंटर में लगते हैं, तो इनको नाम क्या दिया अपन ने? सेंट्रल फोर्सेस हैं। तीसरी चीज क्या कॉमन है कि अगर भाई फोर्स, अगर हम बात करें ग्रेविटेशन का, तो ये दोनों के मास के प्रोडक्ट को के प्रोपोर्शनल होता है किसमें? ग्रेविटेशनल फोर्स में, है ना। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो ये दोनों के दोनों किस पर डिपेंड करते हैं? दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट पे। ये दोनों में क्या है? सिमिलैरिटी हो गई। तो एक सिमिलैरिटी क्या हो गई? इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी सिमिलैरिटी होगी दोनों सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। तीसरी हो गई अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो मास के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो ये चार्ज के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है। दूसरी चीज आती है भाई डिसिमिलैरिटी। डिसिमिलैरिटी क्या है? डिसिमिलैरिटीज, सबसे पहला डिसिमिलैरिटी देख लेते हैं। डिसिमिलैरिटी सबसे पहली क्या है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये केवल अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। ये अपन क्लास 11 पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी attractive, can be attractive as well as repulsive in nature, repulsive in nature। अपन ने पढ़ा था कि भाई दो तरह के फोर्स होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, कौन कौन से? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। लेकिन ग्रेविटेशन में केवल एक फोर्स होता है, क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ रिपल्शन ग्रेविटेशन में कोई काम नहीं देता, ठीक है। उसके बाद सिमिलरिटी नंबर सेकेंड, ये क्या कहती है कि जो भी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द सराउंडिंग। ये भाई सराउंडिंग पे डिपेंड नहीं करता, ये इसको केवल मास से मतलब है और डिस्टेंस से मतलब है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो हमने देखा था कि भाई हम वैक्यूम से जैसे ही हम एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में आते हैं तो भाई फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाती है ना। दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग। ये क्या है भाई? ये हमारी डिसिमिलरिटीज है, किसको लेकर के? ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लेकर के। ये तीन हमारी क्या थी? सिमिलरिटीज थी, किसको लेकर के? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को और ग्रेविटेशनल फोर्स को लेकर के। अब अपन शुरू करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए कंडक्टर। मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए कंडक्टर, कि भाई कंडक्टर को अपन चार्ज कैसे करेंगे। मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए कंडक्टर, जो सबसे पहला मेथड है वो अपन पढ़कर आए हैं, क्या? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या है वो? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या करते हैं? अपन जानते हैं, अपन दो बॉडी कंसीडर करते हैं और दोनों बॉडी को आपस में क्या कराते हैं? रब कराते हैं, जिससे क्या होता है? एक चार्ज जनरेट होता है दोनों बॉडी पे। तो अपन क्या कहते हैं? उस बॉडी, वो बॉडी क्या होती है? वो बॉडी इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है, ठीक है। तो उसको अपन क्या कह सकते हैं? चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, है ना। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, ठीक है।
सेकंड तरीका क्या होता है कि भाई चार्जिंग बाई कंडक्शन कह सकते हैं, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। ये अपन समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो हम एग्जाम्पल में एक पिक्चर कंसिडर करते हैं, पिक्चर नंबर 1। मान लो मेरे पास एक कंडक्टर था और वो कंडक्टर एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ था ताकि इससे कोई चार्ज का आदान प्रदान ना हो सके। ये हो गया हमारा इंसुलेटिंग स्टैंड, इस तरीके से। ये हो गया हमारा कंडक्टर, ठीक है ना, इसको लिख देते हैं हम। ये क्या है भाई, कंडक्टर है, कंडक्टर। मान लो मेरे पास एक रॉड है ना, मान लो मेरे पास कोई एक रॉड थी इस तरीके की, है ना। उसके एक एंड पे मैंने क्या किया, एक इंसुलेशन करा दिया, एक तरीके का इंसुलेशन जहाँ से अगर हम पकड़ें तो भाई वो चार्ज जो है ना वहाँ से भागे नहीं, है ना, चार्ज डिफ्यूज ना हो जाए। तो मैंने माना कि भाई इसके पास पॉजिटिव चार्ज था इस रॉड पे, ग्लास रॉड मान लेते हैं अपन, ये पॉजिटिव चार्ज था इसके पास। तब क्या हुआ, ये हो गया हमारा कैसा मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल। अब क्या होगा मटेरियल, अब क्या होगा, अगर हम इस रॉड को इसके पास लाएंगे और हम इस रॉड को क्या करेंगे, इसको इससे टच करा देंगे, इसको इससे टच करा देंगे। ये था हमारा इंसुलेशन और ये था इसके पास पॉजिटिव चार्ज। हम जैसे ही इस रॉड को इसे टच कराएंगे तो जैसे ही ये कांटेक्ट में आएगा, ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज जो है ना इसके पास ट्रांसफर हो जाएंगे, धीरे धीरे करके इसके पास सारे ट्रांसफर हो जाएंगे। और फाइनली जब हम इसको यहाँ से हटा देंगे तब हमारा जो कंडक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और इस चार्जिंग का नाम क्या है, चार्जिंग बाई कंडक्शन, कंडक्शन या फिर कह सकते हैं कॉन्टैक्ट, चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका हमारा था रब करके, ठीक है। तीसरा तरीका देखते हैं, तीसरा तरीका क्या है, चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। ये क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है अपने को नहीं पता। फिर से केस लेते हैं अपन, एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ऐसा ही पहले एक तरह का कंडक्टर था जो एक इंसुलेशन स्टैंड पे खड़ा हुआ था, रखा हुआ था इस तरीके से, ठीक है। हमने क्या किया, हम एक मान लो नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाई, ये है नेगेटिव चार्ज बॉडी, ये है यहाँ पे हमने क्या करा दिया, इंसुलेशन हो गया। और इसके पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद हमने क्या कराया, यहाँ पे आज हमने कांटेक्ट नहीं कराया, हम बस इसको पास लेकर आए, है ना। पास लेकर आएंगे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज भी थे और नेगेटिव चार्ज भी थे, या इस बॉडी के जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो सारे के सारे इस ओर आ जाएंगे, जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे सारे के सारे इस ओर आ जाएंगे। और जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे इस चार्ज की वजह से, रिपल्सन की वजह से, वो सारे यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है। ऐसी फोटो को अपन डायपोल कहते हैं, आगे जाकर अपन पढ़ेंगे डायपोल क्या होते हैं, ठीक है। अब ये जो चार्ज यहाँ पे आए हैं उन चार्ज का मैग्नीट्यूड इन चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, बाउंड चार्ज कह सकते हैं, बाउंड चार्ज। अगर मान लो ये 5 कूलम चार्ज होता तो इसके पास भी जो यहाँ इंड्यूस चार्ज हुआ है ना, इसको अपन कहते हैं, ये भी हमारा क्या होता, 5 कूलम होता, इसलिए अपन इसको नाम क्या दिया, बाउंड चार्ज। ये चार्ज कहीं से क्रिएट नहीं हुआ है, ये हुआ है इंड्यूस, इसीलिए इसका नाम क्या है, चार्ज बाई इंडक्शन। इसको अपन कह सकते हैं भाई इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज। लेकिन अभी फुल्ली चार्ज नहीं हुआ है। अब अपन क्या करेंगे, अगर हम इसी बॉडी को, एक तरफ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो चुके हैं और एक तरफ सारे नेगेटिव चार्ज हैं, किसी भी तरीके से हम इसको ग्राउंड तक अगर पहुंचा दें, ये है ग्राउंड का सिंबल, अर्थिंग जिसको कहते हैं। अगर हमने ये ग्राउंड तक पहुंचा दिया, या फिर अगर मान लो हमने इसको फिंगर से टच कर लिया, है ना, या फिर मैंने कोई ऐसा वायर जोड़ दिया और वो वायर क्या था, अर्थिंग का वायर था, तो उससे क्या होगा, ये सारे के सारे जो नेगेटिव चार्ज हैं वो सारे अर्थ में चले जाएंगे और फाइनली इस बॉडी में हमारे पास क्या बचेगा, केवल पॉजिटिव चार्ज बचेंगे और फिर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इस पर। ये हमारा हो गया स्टैंड।
इस पर हमारे क्या होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, इस मेथड को अपन क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, और इस चार्ज को अपन कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। इतना कंसेप्ट समझ में आया। ये आपका पार्ट नंबर 4 था, पार्ट नंबर 4 था, जो कि लास्ट पार्ट था। किसका लास्ट पार्ट था, कूलम्ब्स लॉ का, कूलम्ब्स लॉ। आगे आने वाली लिस्ट में इसमें अपन सॉल्व करेंगे PYQ सॉल्व करेंगे, और इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज की क्वेश्चन देखेंगे, और उन क्वेश्चन की अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कर लीजिए। अगर आपका कोई कमेंट हो इस वीडियो को लेकर के तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से लगता है कि आपकी किसी फ्रेंड की हेल्प हो सकती है तो इस वीडियो को ज़रूर उसके साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल साइंस से रिलेटेड है, और आगे आने वाले चैप्टर्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे अगर आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। तो चलिए, इसी वीडियो के साथ हमारा ख़त्म होता है कूलम्ब्स लॉ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।